गाइस, तो अब पढ़ते हैं अपना सेकंड चैप्टर जो है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और एग्जाम से काफी सारे इसमें से क्वेश्चन आएंगे जो आएंगे बताती रहूंगी साइड बाय साइड। चलो पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इसमें आपका पहला टॉपिक आता है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। WHO क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने एक इंसान का जितना जीवन होता है ना, जब हम बेबी होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तब से लेकर जब हम बुढ़े होते हैं, तब तक के लिए क्या क्या एक्सरसाइज, क्या क्या फिजिकल मूवमेंट हमें करनी चाहिए, उसकी गाइडलाइन दे रखी है। ठीक है, बहुत पेचीदा तरीके से, बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से आपको टेबल्स बना के बुक में बताया गया है, बट मैंने इसको शॉर्ट में बना दिया कि क्या क्या एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। तो आप इसे लर्न कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स में ही आएगा आपको एग्जाम में ये बनाने को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जब हम पैदा ही होते हैं, जब हम छोटे से क्यूट से बेबी होते हैं, उस समय में इस स्टेज को इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, 1 से 2 साल की। इस स्टेज में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब एक्सरसाइज थोड़ी होगी, से थोड़ी भैया बेबी को डंबल पकड़ा दिया, ले भैया डंबल मार, ये तो नहीं होगा ऑब्वियसली। मोटर मूवमेंट्स होनी चाहिए, ऐसा ना हो बच्चा पड़ा हुआ है पूरा दिन, भैया रो रहे हैं और उसको तुम तो हाथ पैर उसके चलवा ही नहीं रहे हो, ये गलत होता है। तो कुछ एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए फिजिकल। क्या है देख लो, ड्यूरिंग दिस स्टेज फिजिकल एक्टिविटी शुड बी एनकरेज विच डेवलप चाइल्ड ग्रॉस मोटर एबिलिटी लाइक बॉडी कंट्रोल, सिटिंग एंड क्रॉलिंग। ठीक है, तो भाई इसमें हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज करानी होती है जिससे बच्चा जो है अच्छे से बैठ पाए, क्रॉल कर पाए और अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाए। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या एक्टिविटीज करानी होती है, अब आप ये देख लो। चाइल्डहुड की एक्टिविटीज जो है ये देखो, ड्यूरिंग दिस स्टेज 3 से 7 साल के बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज करानी होती है जिनसे उनकी ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर कंपोनेंट्स बढ़े। ठीक है, ये भी मतलब करो ग्रॉस मोटर ये क्या क्या एक्टिविटीज करानी चाहिए देख लो। स्किल्स लाइक थ्रोइंग, कुछ चीजों को थ्रो करना सिखाना चाहिए, जंपिंग, कैचिंग एंड किकिंग। ठीक है, ये एक्सरसाइज, ये एक्टिविटीज इन्हें करनी चाहिए, तो भैया इनकी बढ़िया अच्छी खासी बॉडी जो है वो रहेगी। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट 7 to 12 ईयर्स। 7 to 12 ईयर्स के बच्चे को क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग दिस स्टेज बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जैसे थ्रोइंग, जंपिंग, कैचिंग। बाय डूइंग दीज एक्टिविटीज दे कैन एक्वायर बॉडी कंट्रोल, बॉडी में कंट्रोल आएगा, स्ट्रेंथ आएगी, कोऑर्डिनेशन आएगी। हाउएवर एक्टिविटीज रिलेटेड टू हैवी एंड्योरेंस शुड बी अवॉइडेड। हैवी एंड्योरेंस मतलब जिसमें बहुत सहनशीलता की जरूरत है आपको, तो है उन एक्टिविटीज को भी इतने छोटे होते हुए अवॉइड करना चाहिए। थ्रोइंग, कैचिंग, जंपिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये होनी चाहिए इन बच्चों की एक्टिविटी। सिंपल, आप ये लिख देना। ठीक है, अब आता है एडोलेसेंट, 13 से 18 साल की जो उम्र हो गई। ड्यूरिंग दिस स्टेज हमें मॉडरेट टू विग्रेस इंटेंसिटी की एक्टिविटी कर सकते हैं 60 मिनट तक। ठीक है, 1 घंटे तक। दे शुड इन्वॉल्व देमसेल्फ इन मसल एंड बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी आप इस समय पे कर सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा आगे, अब आ जाते हैं हम एडल्ट्स के ऊपर। 18 to 64 ईयर्स में क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए, तो ये जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको यहाँ डिटेल में लिखा है। एम फॉर एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी और 75 मिनट्स ऑफ विग्रेस इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी थ्रू आउट द वीक इतनी एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए जिसमें हर मसल इन्वॉल्व हो एटलीस्ट 2 days अ वीक। ठीक है, अब ये एक्टिविटीज हैं क्या भैया, तुम ये कहोगे दीदी क्या होती है ये एक्टिविटी, जो एरोबिक कैपेसिटी एक्टिविटी बढ़ा देगी, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी बढ़ा देगी, तो यहाँ लिखा है एम्ब्रेस एक्टिविटीज लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू कीप फिट एंड एनर्जाइज। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। अब आता है ओल्डर एडल्ट, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनको ऐसा नहीं है कि वो बैठे रहे, नहीं गाइज, इनफैक्ट जब बुढ़ापा आ जाता है तो बहुत ज्यादा जो बॉडी है उसको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो उस समय भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे बॉडी पे कंट्रोल आए, चलने फिरने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अडल्ट्स इन दिस एज ग्रुप यानी कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उन्हें यंगर एडल्ट्स वाली ही गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। फोकस ऑन एक्टिविटी दैट इंप्रूव बैलेंस, ऐसी एक्टिविटी जो बॉडी का बैलेंस बढ़ाए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाए शरीर की, मसल स्ट्रेंथ टू प्रिवेंट फॉल, वही मसल में स्ट्रेंथ हो, आपकी मसल्स के अंदर शक्ति हो जिससे आप गिर ना जाओ, एंड मेंटेन इंडिपेंडेंस। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू एक्सरसाइज। अब बूढ़े लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि वो अपने पास से कोई भी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दे, अगर वो कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उन्हें एक इंस्ट्रक्टर रखना चाहिए, फिर उन्हें वो करनी चाहिए। ठीक है, क्या एक्टिविटीज इनके लिए भी है, सेम यही होगी, वॉक करना, जॉग करना। ठीक है, ये लोग कर सकते हैं सिंपल जिससे इनकी जो है हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, अब इसका जो है मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट बना के जो है पिन कमेंट में, क्या जो गूगल ड्राइव लिंक है ना उसके अंदर है वो। ठीक है, वहां पे आप देख लेना। अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक, मेरा नेक्स्ट टॉपिक कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। पोस्चर मतलब क्या, आपका जो देखो गाइस, व्हेन यू आर स्टैंडिंग, व्हेन यू आर वॉकिंग, तो जो हमारा एक बॉडी का पोस्चर बनता है, आज आप पढ़ोगे कई लोगों का वो जो पोस्चर है वो खराब हो जाता है। तो देयर
देयर आर वेरियस पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज, उसके बारे में आप जानोगे, ठीक है। सिंपल ये है, हमें कोई इसकी डेफिनेशन लेनी गई, कोई डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में पूछना नहीं चाहिए, बट हो तो भाई जब स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारा स्केलेटल होता है उससे कोई डिफॉर्मिटी हो जाए तो वो होता है हमारा पॉस्चरल डिफॉर्मिटी। अब इसे डिफॉर्मिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ठीक की जा सकती है, ऐसा नहीं है ये ठीक नहीं कर सकते। अगर आप एक्सरसाइज करोगे और गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो इन डिफॉर्मिटीज को आप सही भी कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं ये, जैसे यहाँ पे तो शॉर्ट में गिवन है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, नॉकनीज, फ्लैट फीट और बाउ लेग, ठीक है। चलो मैं आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहली जो है पोस्चर की डिफॉर्मिटी की आई, भाई जैसे किसी की बॉडी है बिल्कुल अच्छा खासा, आपको देख के लगा हाँ परफेक्ट है, बट अगर किसी में पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो तो आपको लगेगा यार इनके स्केलेटल सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, इनका जो चलने का तरीका है वो डिफरेंट है, इन जब ये खड़े हुए इनको हम देख रहे हैं तो ये कुछ डिफरेंट लग रहा है। वाई? बिकॉज उनकी बॉडी में डिफॉर्मिटी आ चुकी है। अब वो डिफॉर्मिटी कौन सी है, क्या रीजन से उनके, ये पढ़ते हैं। सबसे पहले डिफॉर्मिटी नॉक नी आएगी ही आएगी एग्जाम में, ये तो जरूर आएंगे, दीज आर द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑफ योर एग्जाम। तो सबसे पहले नॉक नी की बात करते हैं, जैसे कि नाम सुन के समझ में आ रहा है, बस नॉक नी। नॉक नी मतलब क्या हो, नॉक मतलब क्या होता है, बजाना, ठीक है। दरवाजे को बजा रहे हो आप, नॉक कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है, नीज एक दूसरे को नॉक करती है, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अब अगर नीज आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या होगा, फीट में यहाँ पे, एंकल में यहाँ पे वाइडर गैप आ जाएगा। इस टाइप की सिचुएशन होती है नॉक नीज की, कई लोगों को ये दिक्कत हो जाती है। अब नॉक नीज की डेफिनेशन बनाते हैं। नॉक हर एक से पहले लिख देना इट इज अ पॉस्चरल डिफॉर्मिटी, कोई रट्टा मार नहीं करना है आपको। हर एक से पहले हम क्या लिखेंगे, इट इज अ पॉस्चरल डिफॉर्मिटी। काइफोसिस आएगा पॉस्चरल डिफॉर्मिटी, ये आएगा पॉस्चरल डिफॉर्मिटी, पता है ना। तो नॉक नीज इज अ पॉस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच बोथ नीज टच और ओवरलैप ईच अदर इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। नॉर्मली आप जब आप खड़े हुए हो तो वो जो दोनों नीज आपस में जुड़ जाते हैं। ड्यू टू दिस डिफॉर्मिटी इंडिविजुअल फेस डिफिकल्टी ड्यूरिंग वॉकिंग, चलने तक में इसमें दिक्कत होती है। कॉजेज क्या है, क्यों किसी इंसान को नॉक नीज हो सकती हैं, वीक मसल्स हैं, लिगामेंट्स वीक है, ओवरवेट बॉडी, बहुत मोटापा आ गया है, लैक ऑफ बैलेंस डाइट अच्छी नहीं है, लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसमें से 3 कोई भी लर्न कर लो, लिखते रहो। तुम ना कमेंट सेक्शन को, लाइव चैट को यूज करो, ये नहीं भैया यहाँ गप्पे मार रहे हो लाइव चैट में बैठ के इधर उधर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हो अपने लिए, ये हरकतें मत करो। पढ़ो अच्छे से, एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को, लाइव चैट ओपन करो, सिंपल वाला कमेंट सेक्शन ओपन करो, लिखो नॉकनीज, लिखो नॉकनीज इज अ पॉस्चरल डिफॉर्मिटी। टाइपिंग के महाशय हो तो टाइपिंग करनी है आपको, लिखो जल्दी जल्दी नॉकनीज क्या है, इसके कॉजेज लिख दो, 3 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या करना चाहिए कि नॉकनीज हो ही ना भैया किसी को। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, आप हर एक पॉस्चरल डिफॉर्मिटी में बैलेंस डाइट लिख देना, ये सुपर ट्रिक है तुम्हारी दीदी की तरफ से। कोई भी आपको डिफॉर्मिटी आता है, बैलेंस डाइट लोगे, सारे विटामिन, सारे मिनरल, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जा रहे होंगे, आपको बीमारियां डिफॉर्मिटी होएगी ही नहीं, ठीक है। डू नॉट फोर्स द बेबीज टू वॉक एट अर्ली एज। कई बार जो है ना क्या करती है भैया, बच्चा चल नहीं रहा होता तो दूसरों की सोसाइटी के प्रेशर में, अरे तुम्हारे बच्चे को चलने नहीं आया, उन्हें जबरदस्ती चलवाती है, उससे बच्चे की जो है फिर वीक होते हैं मसल्स, उस समय पे चलने में अगर जोर दिया जाएगा तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलो करेक्टिव मेजर देखते हैं। करेक्टिव मेजर मतलब आप सही करने के लिए क्या करें, किसी को अगर ये हो जाए तो मैंने कहा है ना ये सही हो सकती है, तो ये होता है हॉर्स राइडिंग करने से रेगुलरली ये ठीक हो सकता है, एज इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर करेक्टिंग द प्रॉब्लम। कीप अ पिलो बिटवीन योर नीज व्हेनेवर पॉसिबल, जब पॉसिबल हो पिलो रखो नीज के बीच में जिससे गैप बनेगा। परफॉर्म पद्मासना एंड गोमुखासना। पद्मासन और गोमुखासन करना है आपको। यौगिक आसन बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको डिफॉर्मिटी को जो है रिमूव करने में। टेक न्यूट्रिशियस मील। तो करेक्टिव मेजर समझ में आ गए, इसका स्क्रीनशॉट वीनशॉट कोई टेंशन मत लो, सब गिवन है गूगल ड्राइव अकाउंट पे, ठीक है। तो उससे वहां से आप देख लेना। अगली पॉस्चरल डिफॉर्मिटी आती है हमारी फ्लैट फीट। फ्लैट मतलब फ्लैट हो जाना, फीट मतलब फ्लैट हो जाना, फ्लैट फीट आ गया। अब तुम अगर अपना पैर रखो जमीन पे तो तुम्हारा पैर रखोगे तो एक हॉलो स्पेस होती है, पूरा पैर हमारा जमीन पे कभी नहीं आता। जब भी घर में पोछा लगाओ चल के जाना, हाँ पिटाई होगी बट चेक कर लेना तुम। तो भाई उसके ऊपर जब आप चल के जाओगे तो आपके पैर का जो छापा पड़ेगा, जो प्रिंट पड़ेगा आपके पैर का, वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, ऐसे नहीं यूं एक तरीके का ऐसा गैप सा बन के आता है। बट जिन लोगों का फ्लैट फीट होता है तो उनके पैर का पूरा इम्प्रिंट आ जाता है, बिल्कुल ऐसे यूं जैसे हमारे हैंड का इम्प्रिंट आता है। क्यों? क्योंकि उनके जो पैर में वो गैप नहीं है, वो स्पेस नहीं है जो होना चाहिए, ठीक है। एक आध फोटो और लगाइए जिससे और समझ में आए आपको, ठीक है। तो जब तुम अपना पैर रखोगी ना जमीन पे, कभी भी आपका पैर ऐसे फ्लैट नहीं होगा, देयर इज अ स्पेस बिटवीन। बट जिन लोगों को फ्लैट फीट होता है उनका पैर ऐसा फ्लैट रखा जाता है, ये गलत चीज़ है, इससे आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, पैरों में दर्द भी होता है। तो समझ गए फ्लैट फीट क्या हो गया, ठीक है। अब फ्लैट फीट लिखते रहो कमेंट सेक्शन में, इसे डिफॉर्मिटी लाइव चैट में लिखते रहो, बातें नहीं करनी लाइव चैट में, ये लिखो फ्लैट फीट एक डिफॉर्मिटी है फीट की, बस सिंपल। फ्लैट फीट इज अ डिफॉर्मिटी ऑफ फीट। इन दिस देयर इज नो आर्क इन द फुट। आर्क होता है, देख रहे हो, ये देखो
ये नॉर्मल फुट है, ये फ्लैट फीट फुट है। एक आर्क होता है इस टाइप का हमारी फीट में, इसमें नहीं होता है। द इंडिविजुअल फेसेस प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग, वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, सब में प्रॉब्लम आती है। कॉजेज क्या है? हैवीनेस ऑफ द बॉडी, बहुत मोटे लोगों को हो सकता है। स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप बहुत समय तक खड़े रहोगे तो हो सकता है। यूज ऑफ पुअर क्वालिटी फुटवेयर, आप बहुत घटिया चप्पल जूते पहनते हो, उससे हो सकता है। जिसमें आर्क ना हो तो हो सकता है। जब आपके जूतों में चप्पलों में आर्क नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है। फॉल्टी पॉस्चर, आपका चलने फिरने का तरीका सही नहीं है तो हो सकता है। प्रिकॉशन, वेयर शूज ऑफ प्रॉपर शेप एंड साइज, अच्छे शेप अच्छे साइज के जूते पहनने चाहिए, अच्छे ब्रांड के क्वालिटी के, ब्रांड में नहीं अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। हाई हील्ड शूज और वॉकिंग बेयरफुट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन शुड बी अवॉइडेड, आप बहुत हील्स पहन रहे हो गलत है, या फिर आप नंगे पैर बहुत लंबे लंबे समय तक चल रहे हो, इससे भी ये हो सकता है, ठीक है। अब जो है क्या करना है आपको, करेक्टिव मेजर, वॉक ऑन हील्स एंड टोज, ठीक है। हील्स और टोज पे चलो, अपने जो है टोज पे चलो तो हो सकता है ये सही, ठीक है। हील्स पे चलो। पिकअप मार्बल्स विद टोज, जो है नीचे रखो कुछ मार्बल्स रखो, उसे अपने टोज से उठाओ, इससे होगा एक्सरसाइज होगी ना। परफॉर्म वज्रासना। वॉक ऑन वुडन स्टेयरकेस, वुडन स्टेयरकेस पे चलो, ये कुछ इसके करेक्टिव मेजर्स है। लर्न करना है, ठीक है। बोल रही हूँ बार बार जिससे लर्न हो जाए तुम्हारे को, एक जगह पे लिख लो लर्न हो जाएगा, रट्टा नहीं मारने, लिखो एक जगह पे 2-3 बारी, मैं आपको जो है रीड करो फिर उसे लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट को पोस्चरल डिफॉर्मिटी आती है हमारी, राउंड शोल्डर, समझ में आ रहा है, शोल्डर राउंड हो जाएंगे, तो अगर शोल्डर राउंड हो गए तो क्या होगा, सर आगे की तरफ झुक जाएगा। आपने कभी देखा है कुछ लोगों को, जैसे एक सीधा इंसान का पोस्चर स्ट्रेट चल रहा होता है इंसान, बट कई लोग जैसे यूँ झुक के चलते हैं, ऐसे गर्दन आगे को झुकी हुई होती है, क्यों? क्योंकि मे बी पॉसिबल उन्हें राउंड शोल्डर हो। इट इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी विद द शोल्डर्स बिकम राउंड एज दे आर ड्रॉन फॉरवर्ड, क्या होता है, शोल्डर फॉरवर्ड आगे की तरफ चले जाते हैं, एंड द हेड इज एक्सटेंडेड एंड चिन पॉइंट्स फॉरवर्ड, चिन और हेड सब कुछ फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ झुक जाती है, ठीक है। कॉजेज क्या है, पुअर पोस्चर इन वर्क, आप जब पढ़ाई कर रहे हो, बैठे हुए हो, जॉब पे हो, सही से नहीं बैठ रहे हो डेस्क के ऊपर तो हो सकती है। फॉल्टी फर्नीचर, घटिया फर्नीचर यूज करने से हो सकती है। रॉन्ग हैबिट ऑफ स्टैंडिंग एंड स्टेटिंग, आप बहुत ही लेजर वे में खड़े हो रहे हो, ये नहीं सिंपल ऐसे खड़े हो, कभी टेढ़े मेढ़े अंदाज में खड़े होते रहते हो, हर समय चलने का सही तरीका नहीं आपका, तो ये हो सकती है। कैरिंग हैवी लोड्स ऑन शोल्डर, कंधे पे बहुत, शोल्डर पे बहुत हैवी लोड रखने से ये हो सकता है। प्रिकॉशन, डू नॉट सिट, स्टैंड और वॉक इन बेंट पोजीशन, ठीक है, कभी भी बॉडी को झुक के नहीं चलाना है। अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ, जैसे चिपके से टाइट से कपड़े पहन लेते हैं ना, बिल्कुल जैसे है तो एक्सएल और एल है भैया, और स्मॉल और मीडियम पहन के घूम रहे होंगे भैया बहुत बॉडी दिखाने के लिए, तो उन लोगों को हो सकता है इतने टाइट कपड़े पहनने से राउंड शोल्डर्स, ठीक है। करेक्टिव मेजर्स क्या हो गए, स्टैंड इन करेक्ट पोस्चर, आप हर एक में लिख सकते हो ये स्टैंड एंड करेक्ट पोस्चर, करेक्टिव मेजर। कीप द फिंगर टिप्स ऑन योर शोल्डर्स एंड इंसल्कर योर एल्बो इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की एक्सरसाइज है। परफॉर्म चक्रासना, धनुरासना, होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम, तो ये कुछ एक्सरसाइजेज है, करेक्टिव मेजर्स है इसके। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट पे, जो हमारा है बाउ लेग्स, ठीक है। बाउ लेग्स एक तरीके का उल्टा हो जाता है नॉक नीज का, नॉक नीज में नीज एक दूसरे के करीब आ गई थी, बाउ लेग्स में जो नीज है वो एक दूसरे के अपार्ट चली जाती है, दूर हो जाती है बाउ लेग्स में। बाउ लेग्स इट इज अ डिफॉर्मिटी जस्ट द रिवर्स ऑफ नॉक नीज, जैसे मैंने आपको कहा है उसका उल्टा है। इनफैक्ट देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द नीज, द डिफॉर्मिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली व्हेन वॉक इंडिविजुअल वॉक्स और रन, जब इंसान चल रहा होगा तो आपको ये डिफॉर्मिटी दिखाई दे जाएगी। कॉजेज क्या है, पुटिंग एक्स्ट्रा वेट ऑन लेग मसल, बहुत मसल वेट आ गया आपकी लेग पे। बैलेंस डाइट नहीं है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस है अगर आपके अंदर तो होता है। इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, सही चलने का तरीका नहीं है। फोर्सिंग बेबीज टू वॉक एट वेरी अर्ली एज से भी बाउ लेग हो सकता है, कुछ इस टाइप का होता है बाउ लेग। देखो ये नॉर्मल इंसान का फिट होता है, व्हेन यू स्टैंड योर फीट विल लुक लाइक दिस, योर बॉडी पोस्चर विल लुक लाइक दिस, बट किसी को अगर बाउ लेग्स हो तो ऐसे नीज एक दूसरे से दूर चली जाती हैं और चलने का तरीका कुछ जो है ऐसे में इंसान चलेगा, ठीक है। करेक्टिव मेजर क्या है, नेवर स्टैंड फॉर अ लॉन्ग, यूज विटामिन डी सप्लीमेंट एंड अ प्रॉपर डाइट, प्रॉपर डाइट सब में मेंशन करना करेक्टिव मेजर में। वॉक बाय बेंडिंग टोज इनवर्ड्स और द इनर एज ऑफ द फीट, ठीक है। प्रॉपर मसाज शुड बी गिवन टू चाइल्ड इफ दिस प्रॉब्लम इज ऑब्जर्व्ड इन अर्ली लाइफ, अगर बचपन में बच्चे को दिखाई दे ये प्रॉब्लम तो अच्छे से मसाज करनी चाहिए उसकी लेग्स की, ठीक है। हो गया बाउ लेग्स में। लेट्स स्टडी द फर्स्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटी, जो स्पाइनल कर्वेचर के, जो हमारी स्पाइन होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी पहली पोस्चरल डिफॉर्मिटी ये आती है सबसे पहले काइफोसिस। काइफोसिस इज अ कंडीशन इन विच द स्पाइन, जो हमारी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी है, हैज एग्जैजरेटेड कर्व इन द अपर बैक, अपर बैक जो होती है उसमें एग्जैजरेटेड कर्व इस टाइप का आ जाता है, उसे हम काइफोसिस कहते हैं। कॉजिंग द पर्सन टू बी अपीयर हंच्ड, हंच मतलब कुबड़ा, कुबड़ा जो लोग ऐसे झुक के चलते हैं ना, ऐसा लगता है इंसान हंच्ड हो गया है। एंड इट इज समटाइम्स कॉल्ड राउंडेड बैक या फिर हंच बैक, इसको वन मार्कर है, इसको राउंडेड बैक और हंच बैक भी कहा जाता है। फोटो से दिखाती हूँ आपको समझ में आएगा। फॉरवर्ड कर्व आ जाता है अपर बैक के अंदर, ये एक नॉर्मल इंसान की स्पाइन है, नॉर्मल इंसान की स्पाइन ऐसी है,
और पोस्चर बॉडी का ऐसे होता है। जब किसी को काइफोसिस हो तो देखो कैसा कर्व आ गया है अपर बैक की स्पाइन में, उससे बॉडी की शेप कुछ ऐसी हो जाती है, इसको बोला जाता है काइफोसिस या फिर राउंडेड बैक। मैं एक बार आपको दूसरा डायग्राम भी दिखाती हूँ। ये देखो जो ये कर्वेचर स्पाइन अपर तरफ से देखो स्पाइन में कैसा कर्वेचर आ गया है, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉब्लम इसमें काइफोसिस में, ठीक है। अब कॉजेस क्या है इसके? मैल न्यूट्रिशन। अच्छा खान भाई सब में लिख सकते हो, कोई भी डिफॉर्मिटी में मैल न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट नहीं है, लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। कैरिंग हेवी लोड्स भी आप सब में मेंशन कर सकते हो, क्योंकि हेवी लोड्स से भी बहुत सारी डिफॉर्मिटी हो सकती है। हैबिट ऑफ बेंडिंग वाइल वॉकिंग, झुक के चलने से होती है, जैसे राउंड शोल्डर भी झुक के चलने से होती थी। ठीक है। प्रिकॉशंस क्या हैं इसके? प्रिकॉशंस, टेक अ बैलेंस डाइट, अच्छी डाइट रखो, ठीक है। कीप द बॉडी स्ट्रेट, बॉडी को स्ट्रेट रखो। वाइल कैरिंग वेट्स, अवॉइड वॉकिंग टू लॉन्ग विद वेट ऑन वन हैंड, ज़्यादा देर तक एक हाथ में वजन लेके नहीं चलना है। डोंट वॉक, सिट और स्टैंड इन बेंड पोजीशन, ठीक है। तो ये इसके प्रिकॉशंस है। अब प्रिकॉशन से भी ज़्यादा जरूरी होते हैं करेक्टिव मेजर। करेक्टिव मेजर क्या है? बेंड हेड बैकवर्ड्स इन स्टैंडिंग पोजीशन, आप खड़े होकर अपने सर को पीछे की तरफ ले जाओ, ठीक है। एंड चक्रासन और भुजंगासन परफॉर्म करो, इससे ये ठीक होगी। डन। अब आते हैं हम सेकंड पे, जो होता है हमारा लॉर्डोसिस, ठीक है। लॉर्डोसिस जैसे कि हमारे काइफोसिस में अपर बैक में प्रॉब्लम आई थी, यहाँ पे लोअर बैक में जो है कर्व में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। इन दिस इट इज अ इनवर्ट कर्वेचर ऑफ द स्पाइन और अ डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइनल कर्वेचर, इट इज एन इंक्रीज फॉरवर्ड कर्व इन द लुम्बर रीजन, ठीक है। नाउ व्हाट इज लुम्बर रीजन? ये देखो, ये जो हमारी लोअर बैक का रीजन है उसको हम कहेंगे हमारा लुम्बर रीजन। ये एक नॉर्मल आदमी की स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, देखो ये जो आपका स्केलेटल डायग्राम है ना, यहाँ से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये नॉर्मल आदमी की स्पाइन ऐसी आ गई, ठीक है। ये देखो जिनको अगर लॉर्डोसिस होगा तो ये जो इनकी स्पाइन है इसमें नीचे की तरफ से एक फॉरवर्ड सा कर्व आ जाता है, ठीक है। और इस वजह से बॉडी की शेप कुछ इस तरीके की हो जाती है, इससे बहुत दर्द भी होती है बॉडी में, चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो ये कर्व आ गया है इसको हम कहते हैं ये है लॉर्डोसिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो लॉर्डोसिस क्या है? इट इज फॉरवर्ड कर्व इन द लुम्बर रीजन, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। प्रिकॉशन, बैलेंस डाइट लो, कीप बॉडी स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट्स, अवॉइड वॉकिंग टू लॉन्ग विद वन वेट इन वन हैंड। तो ये वही वाले प्रिकॉशन आ रहे हैं काइफोसिस वाले इसके। डोंट वॉक, सिट और स्टैंड इन बेंड पोजीशन। कॉजेस क्या है लॉर्डोसिस के? ओबेसिटी से हो सकता है, ठीक है। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर स्केलेटल डिजीजेस से हो सकता है, एक्सीडेंट से भी हो सकता है कभी कभी किसी को। पुअर पोस्चर, आपका पोस्चर सही नहीं है चलते फिरते समय तो, और मैल न्यूट्रिशन से। तो भाई ये आप हर एक में लिख सकते हो, आपका पुअर पोस्चर और मैल न्यूट्रिशन इज द कॉज ऑफ नॉट टेकिंग बैलेंस डाइट्स। ये तीन आप कॉजेस हर एक में लिख सकते हो, ठीक है। करेक्टिव मेजर क्या हुआ? परफॉर्म हलासना पश्चिमोत्तान, डू सिट अप्स स्लोली, ठीक है। क्या है? सिट अप्स करो स्लोली। स्टैंड टू अटेंशन, टच द फीट विद हैंड्स रिपीटेडली, लाई ऑन योर बैक एंड लिफ्ट फीट वर्टिकली, ठीक है। तो ये कुछ इसके करेक्टिव मेजर्स है लॉर्डोसिस के। अब चलते हैं अगले पे, जो आता है हमारा स्कोलियोसिस। ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लमैटिक जो है डिफॉर्मिटी है। इसमें रीढ़ की हड्डी में जो है ना वो एस या फिर सी शेप कर्व आ जाता है, सीधी सादी रीढ़ की हड्डी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसको कहते हैं हम स्कोलियोसिस, ठीक है। सो लेट्स सी हियर क्या होती है स्कोलियोसिस। जैसे देखो ये नॉर्मल स्पाइन एक आदमी की जा रही है, इसमें क्या है? या तो आपके स्पाइन के अंदर एक एस शेप्ड कर्व आ जाता है या फिर एक सी शेप्ड कर्व आ जाता है, तो इससे पूरा बॉडी का पोस्चर बिगड़ जाता है, इसको हम कहते हैं स्कोलियोसिस, ठीक है। अब इसमें गाइज यू हैव टू लर्न इट। तो भाई लर्न करने के लिए एक आध बार इसे ध्यान से देखोगे, इसकी पिक्चर को ध्यान से देखो तो ये लर्न हो जाएगा। इट इज अ डिफॉर्मिटी इन विच द स्पाइन जो होती है बेंड्स, रोटेट्स और ट्विस्ट इन वे दैट इट मेक्स सी और एन एस शेप कर्व। ज़्यादा मत लर्न करो, बस ये लिखना स्कोलियोसिस इज अ स्पाइनिचल कर्वेचर डिफॉर्मिटी। जो मैंने ऊपर इतना सारा लिखा है मत लिखो। इन दिस डिसऑर्डर द स्पाइन बेंड्स, ट्विस्ट, रोटेट्स इन अ वे दैट इट मेक्स अ सी और एस शेप्ड कर्व। बस ये लिख देना, हो गया। प्रिकॉशन क्या है? बैलेंस डाइट लो, कीप द बॉडी स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट्स, अवॉइड वॉकिंग टू लॉन्ग विद वेट इन वन हैंड। वही वाले हैं इसके स्पाइनल कर्वेचर के हर एक के, तो प्रिकॉशन सेम ही है। कॉजेस क्या है? शॉर्ट लेग ऑफ वन साइड, अगर किसी की एक टांग छोटी हो तो हो सकता है। वन साइड फ्लैट फुट, एक तरफ का फुट फ्लैट हो गया हो। कैरिंग हैवी वेट्स ऑन वन शोल्डर, एक कंधे पे बहुत भारी वजन लगाने से तो वही झुक जाएगा ना कंधा। हेरिडिटी भी से भी हो सकता है ये। वन साइड पैरालिसिस, अगर एक साइड से पैरालिसिस हो जाए तो ये किसी को हो सकता है, ठीक है। अब प्रिकॉशंस के बाद करेक्टिव मेजर क्या है? त्रिकोणा आसन करो, अवॉइड वॉकिंग विद हैवी वेट, ठीक है। लाई डाउन इन प्रोन पोजीशन दैट इज ऑन द चेस्ट, राइट आर्म शुड बी अपवर्ड एंड लेफ्ट आर्म एट अ साइड, ठीक है। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज करो, तो पूरे मेजर्स हो गए आपके। तो कुछ आसान भी मैं आपको इस भी स्लाइड में ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा जो है सारी की सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटी कंप्लीट हो चुकी है। विच वन वी स्टडीड एवरीवन, ठीक है। सारी हमने पढ़ ली है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज तो मैं आपको अभी ऐसे ही करा रही हूँ, तुम्हें लर्न करनी है, तुम्हें मैंने प्रोवाइड कर दिया PDF,
ये देखो शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। काइफोसिस क्या हुई, जो अपर बैक में कर्वेचर आ जाता है। लॉर्डोसिस लुम्बर रीजन में जो हो गया, ठीक है, एस और सी शेप कर्वेचर हो गया, साइड वे में चली जाती है स्पाइन। नॉक नी, नीज टच करिए। फ्लैट फुट, फुट फ्लैट हो गया। बाउ लेग, वाइड गैप बिटवीन द नीज, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसे लर्न कर लो। प्रिकॉशन वगैरह मैंने बताए हैं, उनकी ट्रिक भी सब में प्रिकॉशन है। बैलेंस डाइट लेना, मेल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, और जो है करेक्ट पॉस्चर वाइल वॉकिंग रनिंग जो भी है, और सेटिंग में, ठीक है। बस ये सबके हो सकते हैं। नॉक नी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, बाउ लेग्स और स्कोलियोसिस सब पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब आएंगे हम इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक पे। जैसे इस चैप्टर का नाम है वुमेन एंड चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स, तो अब आएंगे हम इसके सेकंड टॉपिक पे, जहां हम वुमेन पे आ जाएंगे, वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स पढ़ेंगे और उसके फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स की, अगर लेडीज जो औरतें अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगी, बड़े बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, ओलंपिक और जो है बड़े बड़े हमारे यहाँ टूर्नामेंट जो होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, या जिस भी किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट अगर औरतें पार्टिसिपेट करेंगी तो उसके क्या फ़ायदे हैं। और आज आप जानोगे कि कब से वुमेन का पार्टिसिपेशन होना शुरू हुआ था हमारे वर्ल्ड के अंदर इन गेम्स, इन स्पोर्ट्स, ठीक है। चलो जानते हैं। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया स्टार्ट करते हैं हम। फॉर वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स वी हैव टू लुक एट एंशिएंट पीरियड, ठीक है। ऐसा नहीं अभी की बात कर सकते, एंशिएंट पीरियड से पढ़ते हुए चलते हैं। अगर हम बात करें तो जो हमारा मॉडर्न ओलंपिक हुआ था 1896 एथेंस में, उसमें भैया कोई वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं था। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि क्या उसमें वुमेन थी, नहीं। तो 1896 वाले तो ओलंपिक के अंदर कोई औरतें अलाउड ही नहीं थी। वुमेन पार्टिसिपेशन जो अलाउड हुआ, जब वुमेन ने पार्टिसिपेट करना शुरू करा ओलंपिक्स के अंदर, तो वो 1900 से 1900 में जाके आप देखो औरतों को अपॉर्चुनिटी मिली थी ज्वाइन करने का ओलंपिक को, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 22 औरतों ने पार्टिसिपेट करा था, और उसके 100 साल बाद 2000 में सिडनी में 4069 औरतों ने जो है पार्टिसिपेट करा था ओलंपिक के अंदर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जो है हमारी दुनिया में जो बातें हुई हैं आपको लर्न करना है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन इन इंडिया। तो इंडिया में हमारी कंट्री के अंदर वुमेन का, औरतों का बहुत ही बढ़िया पार्टिसिपेशन रहा है इन स्पोर्ट्स के फील्ड। हमारी बहुत सारी जो है फीमेल एथलीट्स हैं, उन्होंने हमारा नाम रोशन करा है अलग अलग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ को आपको याद रखना है, जैसे in 2000 जो है करनाम मालेश्वरी was the first woman to who won bronze medal in Sydney Olympic from India। 1984 में पीटी उषा was very good in athletics। 2012 में लंदन ओलंपिक्स के अंदर साइना नेहवाल एंड मैरी कॉम ने गॉट ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। 2016 के रियो ओलंपिक के अंदर साक्षी मलिक वॉन ब्रॉन्ज मेडल, पीवी सिंधु वॉन सिल्वर मेडल, ठीक है। तो ये मेडल्स आपको याद रखने हैं। वेयर एज दीपा कर्माकर ओपन अ न्यू डिमेंशन इन जिम्नास्टिक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ये लाइन तो याद कर लो वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया में से। ये 5-6 आपको हमारी ऑनरेबल फीमेल एथलीट्स के बारे में मेंशन करना होगा, ठीक है। अभी एक इस पे बहुत बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्यों हमारे यहाँ पे औरतों का पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स बहुत लो है, बहुत लो है एज कम्पेयर टू अगर बॉयज़ देखोगे आप तो इट इज़ वेरी लो। क्यों है लो, उसके कुछ रीजन्स तो होंगे, तो रीजन्स बताओ। तो पहला लैक ऑफ एजुकेशन, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी, अच्छा ये लड़कियाँ खेलेंगी तो कोई सपोर्ट ही नहीं करना चाहता। लैक ऑफ फाइनेंशियल एड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता। लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस नहीं है इसलिए। लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी की लड़की का ध्यान रखा जाता है इसलिए पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते। लैक ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर, वुमेन स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है ज़्यादा इसलिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं है बट अगर हम भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे वुमेन स्पोर्ट्स मैचेस को देखने के लिए भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितने हम मेल स्पोर्ट्स मैचेस को देखने। लैक ऑफ प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है, मीडिया कवरेज अच्छे से नहीं मिलता। स्पेक्टेटर्स का हमारी गलती है जिसकी वजह से वुमेन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन बढ़ता नहीं है, क्योंकि हम कई बार इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। मेल डोमिनेटेड कल्चर, तो ये कुछ आप इसमें मेल डोमिनेटेड कल्चर, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने डायरेक्टली स्टडी मटेरियल में से यहाँ पे कॉपी कर दिया है क्योंकि इसमें इतना बढ़िया आंसर लिख रखा है तो आपको यही पढ़ लेना। व्हाट आर द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। अगर औरतें स्पोर्ट्स में, अरे ये मत सोचो खाली टूर्नामेंट में जाके पार्टिसिपेट करना ओलंपिक में और स्पोर्ट्स में, नहीं। अगर कोई भी औरतें स्पोर्ट्स में एक्टिव होंगी, भैया कॉलोनी में ही अगर मोहल्ले की औरतें हैं वो सोचे नहीं भैया हम टेनिस क्लब ज्वाइन करते हैं, हम बैडमिंटन क्लब ज्वाइन करते हैं, यही थोड़ी घर पे हर समय घर पे रहेंगे। या ऑफिस वाले भी अगर थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स पे अगर औरतें ध्यान देंगी तो क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। तो भाई सबसे पहला लाइफस्टाइल बेनिफिट है, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन हेल्प वुमेन टू स्टे एक्टिव विच इन टर्न रिड्यूस चांसेस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। जो ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी होने के चांसेस जो हमने पढ़ेंगे आप अभी अगले चैप्टर में योगा वाले में, वो सब नहीं होंगी। बोन डेंसिटी, देयर इज अ हायर चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस अभी आगे पढ़ोगे, जैसे जैसे वो हॉर्लिक्स के ऐड में हमने देखा ना बोन डेंसिटी रेड्यूस, हॉर्लिक्स का इम्प्लांट पता नहीं किस ऐड में दिखाया जाता है फीमेल वाले, कि जैसे
जैसे औरतें बड़ी होती रहती है बोन की डेंसिटी डिक्रीज होती रहती है, बट अगर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए तो वो नहीं होगा ज़्यादा। टोन्ड मसल, रेगुलर एक्सरसाइजेज एंड पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इंक्रीजेस मसल टोन ऑफ वुमेन विच हेल्प्स देम टू स्टे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, हेल्पिंग देम इन टेक ऑफ ऑक्सीजन। दिस एनेबल्स वुमेन टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। ओबेसिटी का रिस्क नहीं रहता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हैं इसके? तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। आप इसको खाली वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो। जब भी कोई किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा तो यही साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। आप जब खेलोगे गेम को तो आपकी जो बॉडी है उसमें जो है आपके अलग टाइप से बॉडी का सिस्टम चलने लगेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट होने लगेगा। एनी फिजिकल एक्टिविटी रिलीज अ हार्मोन्स इन आवर बॉडी विच हेल्प अस टू स्टे हैप्पी एंड रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हैप्पी वाले जो हार्मोन्स है वो रिड्यूस होंगे, उससे स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होगा। स्पोर्ट्स पर्सन मैन एंड वुमेन हु पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स कैन मैनेज देयर स्ट्रेस इन अ बेटर वे। पता है आपको, जो स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह होते हैं वो अपने स्ट्रेस को हमारे से ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं जो लोग नहीं करते पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स में। कंट्रोल इमोशंस, ठीक है, इमोशंस को अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस, एवरी स्मॉल विन इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द विनर। जब भी कोई औरत किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे जीतेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। व्हेन अ वुमन पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स एंड विन इट गिव्स नॉट जस्ट हर बट अदर वुमेन स्पोर्ट्समैन एज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। अब कोई अगर एक लेडी जीतती है ना, जैसे हमारे यहाँ पे इतने सारे मेडल्स लेकर आई फीमेल एथलीट्स, तो उनके मेडल लाने से हमें भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर सकते हो अपने आप, जो मन में आ रहा हो। सेल्फ एस्टीम, इट हेल्प्स टू इंक्रीज सेल्फ एस्टीम ऑफ वुमेन, ठीक है। थोड़ा बहुत एक आउटलाइन इंक्रीज कर दी। इट हेल्प्स टू बिल्ड लीडरशिप क्वालिटीज अमंग वुमेन, ठीक है। वुमेन है तो वुमेन लिख देंगे इसमें, बस बात खत्म। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हो गए। सोशल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। क्या है सोशल बेनिफिट? कोऑर्डिनेशन। स्पोर्ट्स helps in increasing and improving the coordination between team player and women who participates in sports, ठीक है। कम्युनिकेशन बढ़िया होगी, इंटर रिलेशनशिप्स बढ़िया होंगे, कॉपरेशन, वुमेन को कॉपरेट करना आएगा, फील्ड पे प्लेयर्स के साथ कैसे कॉपरेट करना है, रिलेशनशिप बढ़िया होंगे, ठीक है, अपने टीम मेंबर्स के साथ में कम्युनिकेशन अच्छी होगी। कम्युनिकेशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब औरतें पार्टिसिपेट करें और वो अच्छे से अपने कम्युनिकेट करें तो उन्हें वोकल एक्सप्रेशन आ जाएगा, बोलने का तरीका आ जाएगा। जो डरी सेमी रहती है, अपनी बात नहीं कह पाती थी आज तक सोसाइटी में, वो कहना आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बट यू हैव टू नो इट, ठीक है। चलो आप पढ़ते हैं हम आगे। ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो तो चलो तुम थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ये पढ़ना है ऐसा नहीं पढ़ना, उसको पढ़ना है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट अपने आप लिख देना, स्ट्रेस और ये सब होगा। फिजिकल बेनिफिट अपने आप लिख सकते हो, सोशल बेनिफिट अपने ये अपने आप नहीं लिख सकते, ये तो आएगा ही आएगा पेपर में। सबसे पहला इसमें आएंगे अब हम स्पेशल कंसिडरेशन मेनार्क मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मेनार्क के बारे में पढ़ते हैं ना। व्हाट इज मेनार्क? मेनार्क रेफर्स टू द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेनार्क। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और पीरियड इन अ फीमेल इज कॉल्ड अ मेनार्क, जो फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है। एवरेज एज ऑफ मेनार्क, यानी कि जो फर्स्ट टाइम मेनार्क होने की या पीरियड होने की जो एज होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू द साइंस जो है आप कह सकते हो 12 से 14 ईयर्स में होती है, ठीक है। समटाइम्स में मेनार्क में बिगन एट 8 to 9 ईयर्स ऑफ एज और एट द जो है हमारा होता है 16 ईयर्स ऑफ एज तक भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सबके 12 to 14 होगी, कभी 8 to 9 में भी हो सकती है, किसी की 16 तक जाके होती है, ठीक है। तो सिंपल मेनार्क क्या होगा आपको लिखा है, इट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग एंड इज सेंट्रल इवेंट ऑफ फीमेल प्यूबर्टी, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन पे। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या हुआ? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है। व्हाट इज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से 35 दिन के बीच में वेरी करती है और लास्ट करती है अप्रोच 2 से 7 दिन तक जो है वो चलेगा, ठीक है। बट अगर किसी का 2 से 7 दिन तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल ना चले, ज़्यादा हो जाए, या फिर जो है जो गैप डेज हैं जो 25 to 35 डेज होते हैं उससे कुछ डिफरेंट होने लग जाए, कुछ इरेगुलरिटी आने लग जाए, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? सिंपल ये लिखोगे, एनी अबनॉर्मेलिटी और रेगुलरिटी इन द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज टर्म्ड एज मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। कॉजेस क्या है इसके ये देख लो। ओवरवेट होने की वजह से बहुत स्ट्रेस हो, डाइट अच्छी नहीं हो, कोई डिसऑर्डर डिजीज हो, कोई सडन चेंज इन एक्सरसाइज, कोई नई एक्सरसाइज आ जाती है, सडन चेंज हो जाए शेड्यूल, ट्रैवल, इन चीज़ों से हो सकता है। सिम्टम्स क्या है? अगर किसी का मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन चल रहा हो तो पर्सनैलिटी बदलती है, बिहेवियर बदलता है, बॉडी टेम्परेचर बदलता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हेडेक होता है, फिटिक, थकान होती है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आएगा ही आएगा, इसे ज़रूर पढ़ लो। फीमेल एथलीट ट्रायड, ये कुछ 3 ऐसी बीमारियां हैं जो इंटरकनेक्टेड टाइप हो जाती हैं और ये किसी भी फीमेल एथलीट को हो सकती हैं अगर वो जो है अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज ना कर रहे हो।
अपने फिजिकल मेंटल ध्यान जो है वो ना रख रहे हो। तो भैया ये 3 जब बीमारियों का मिक्सचर हो जाता है किसी भी फीमेल एथलीट, अगर एक हो तो दूसरे होने का खतरा हो जाता है, इसे फीमेल एथलीट का ट्रायड कहते हैं। फीमेल एथलीट ट्रायड इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसऑर्डर्ड ईटिंग डिसऑर्डर इसमें होते हैं, एमेनोरिया हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। दिस ऑफन गोज अनरिकॉग्नाइज, कई बार ऐसा होता है लोगों को पता ही नहीं चलता ये हो गया है। इट इज रिलेटिवली कॉमन इन यंग वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, तो यंग एथलीट्स में ऐसा हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या होंगे, बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में तो गिवन ही है, बट अभी हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को, वही जो कॉम्प्लान और उसके ऐड में दिखाते हैं ना हॉर्लिक्स के वो वाला, ठीक है चलो पढ़ते हैं। तो इट्स अ बोन रिलेटेड डिसऑर्डर ऑस्टियोपोरोसिस, इट इज वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। देखो नॉर्मल बोन ऐसी होती है, हमारी बोन में ना कुछ ऐसे 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 डेंसिटी के लिए एक फोटो और लगाती हुई देखो इसमें बने होते हैं, देखो जो इसमें कितनी कम डेंसिटी है, वो गैप्स कितने कम हो गए हैं, इसलिए होती है हमारी बोन डेंसिटी कम, बोन अंदर से वीक हो जाती है, ठीक है। देयर इज कॉन्सिडेंट रिडक्शन इन द क्वालिटी एंड डेंसिटी ऑफ बोन। अब ये क्यों होता है, दिस अकर्स ड्यू टू लेस इनटेक ऑफ कैल्शियम। आपकी डाइट में अपनी मम्मा को भी बोला करो कैल्शियम जो है उनकी डाइट में जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर कोई एथलीट है, अगर उनकी बोन डेंसिटी डिक्रीज हो गई और उन्हें तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, भागना है, दौड़ना है, खेलना है, तो इससे फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। रिस्ट फ्रैक्चर, कोई भी टाइप का फ्रैक्चर हो सकता है, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ही ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर होता है। अब ना हो तो क्या करें, विटामिन डी होना चाहिए डाइट में। ये विटामिन डी से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बढ़िया हो जाता है। अगर आपकी डाइट में विटामिन डी बढ़िया है तो कैल्शियम भी अब्जॉर्ब अच्छे से होगा। कॉजेस क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के, बड़े होने तक उम्र बढ़ती रहती है तो होता ही है, लैक ऑफ कैल्शियम या ईटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर अभी आ गया पढ़ोगे, एक्सरसाइज नहीं है, कंज्यूमिंग टू मच सॉफ्ट ड्रिंक, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से भी हो जाता है, डायबिटीज से, थायराइड से हो सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस समझ गए, ये सिंपल डेफिनेशन है। इट इज बोन रिलेटेड डिसऑर्डर, ऑस्टियोपोरोसिस इज वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा एमेनोरिया। एमेनोरिया एक डिसऑर्डर होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को लेकर। इसमें क्या होता है, इट ईदर डज नॉट स्टार्ट, यानी कि पीरियड किसी वुमन की लाइफ में स्टार्ट हो ही ना, या फिर अगर स्टार्टेड है तो वो अपनी रिपीटेड साइकिल्स पे ना हो, जैसे जो 20-35 डेज के बाद होना होता है वो समय ना हो, वो बिल्कुल डिसरप्टेड उसकी साइकिल हो जाए, नेक्स्ट 3 महीने तक ना हो, 4 महीने तक ना हो, इसको कहते हैं इट मीन्स एब्सेंस ऑफ पीरियड और द रिलैप्स ऑफ द पीरियड, ठीक है। कॉजेस क्या है इसके जो है एमेनोरिया होने के, इंटेंसिव ट्रेनिंग, अगर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कोई फीमेल एथलीट्स करती हैं तो उन्हें एमेनोरिया हो सकता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी वेट, बहुत बॉडी वेट लॉस हो जाए तो हो सकता है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, हार्मोन चेंज होने की वजह से, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से भी, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी और ऐसे इमोशन डिसऑर्डर जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा किसी को हो तो ये एमेनोरिया हो सकता है। अब ये दोनों डिसऑर्डर जो है आएंगे 100% एग्जाम में, इन्हें पढ़ते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ये, इसमें क्या होता है, इंसान को अपनी बॉडी इमेज बहुत प्यारी लगने लगती है, मैं पतली दिखूं, मैं फिट दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छा दिखूं, लड़की लड़के दोनों को हो सकता है ये। अब इसमें इंसान क्या करता है, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं रहता। ये 2 टाइप की होती हैं, एक में तो भैया खाना खाओ 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 और फिर सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करी जाती है, और दूसरे में हर समय अपने आप को स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे रखना, क्योंकि शीशे में देख के ऐसा लगता है कि आप अच्छे दिख नहीं रहे हो, ठीक है। ओके, अब पढ़ते हैं ईटिंग डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। क्या होता है ये देखो, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर होता है, इतना खतरनाक डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है। रीड करते हैं इसको। पीपल विद बुलिमिया ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन टाइम। इसमें क्या करेंगे, बहुत सारा खाना एक बारी में खा लेंगे। देन ट्राई टू गेट रिड ऑफ द फूड और वेट गेन बाय थ्रोइंग अप, और फिर जो खाना खाया है फिर बुरा लगने लगता है, और हम मोटे हो जाएंगे, इतना खाना खा लिया, देन उसको उल्टी करने की कोशिश करते हैं। इधर कुछ लैक्सेटिव्स यानी कि कुछ ऐसी मेडिसिन खाएंगे जिससे वॉमिटिंग हो, या फिर जो है फास्ट करने लगेंगे कि कोई कुछ खाएंगे ही नहीं अब तो, या फिर जो है ना सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करते हैं, जैसे कि गले में ऐसे उंगली मार के वॉमिटिंग करने लगे। बुलिमिया अफेक्ट्स मोर गर्ल्स एंड वुमेन देन बॉयज एंड मेन, ज़्यादा औरतों में देखा गया है इसको। बुलिमिया एज अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है, बट पीपल विद बुलिमिया कैन गेट बेटर विद ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट होगा उनका तो वो सही हो सकते हैं। क्या ट्रीटमेंट है बुलिमिया का, काउंसलर सही कर सकता है इससे ज़्यादा, डॉक्टर से ज़्यादा काउंसलर। दिमाग की प्रॉब्लम हो जाती है, ये दिमाग में चल रहा है भाई, अच्छे नहीं दिख रहे हो, मेडिकेशन के साथ और न्यूट्रिशन की एजुकेशन के साथ में ये सही हो सकता है। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, चैप्टर 2, जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स।